एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी पॉलिटी की आखिरी वीडियो है जिसमें मैं 61 से लेके 100 तक के लगभग पूरे 40 क्वेश्चंस में कवर कर लूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, मुझसे एक सब्सक्राइबर ने कहा था सर मुझे इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो मैंने बताया था कि जैसे ही मैं इसकी लास्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसी में मैं इसका डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमारा 61 क्वेश्चन है, उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, मैं सारे डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जब उसकी लास्ट वीडियो होगी, चाहे वो हिस्ट्री की एमसीक्यूज की वीडियो हो, लास्ट होगी तो मैं उसमें आपके पीडीएफ फाइल दे दूंगा। इसकी लास्ट वीडियो है ये, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो 61 क्वेश्चन है हमारा वो है कि इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। अब देखिए, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द का मतलब क्या है। उनका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर मान लीजिए वो कोई काम करते हैं तो वो किसके नाम पे करेंगे। जैसे आपकी गवर्नमेंट है, वो इंटरनेशनल कुछ भी समझौता करती है या कोई भी ट्रेड करती है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे करती है, ठीक है। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। ऐसे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ काम करती है तो वो किसके नाम पे, या फिर अगर उससे कुछ गलती भी होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, तो उसका जिम्मेदार है, उसका पूरा हर्जाना लोकसभा को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करें, पर देखिए आपको ये और पूछ सकता है वो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है उसका हेड कौन होता है, ठीक है, उसे कौन चलाता है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने अपनी पॉलिटी वाली वीडियोस में सब बता रखा है आपको। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। देखिए, नॉमिनेशन की बात कर रहा है कि जो आपका नॉमिनेशन कौन करता है आपका, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, नॉमिनेशन करता है आपका प्रेसिडेंट, और अलग अलग फील्ड से करता है। हो सकता है वो स्पोर्ट्स से हो, लिटरेचर से हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, तो अलग अलग फील्ड से जिन्होंने कुछ खास काम किए हों उन लोगों को वो नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो उनकी संख्या कितनी होती है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय। देखिए, जो जज होते हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट करता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे फिर आपका हाई कोर्ट का हो, ठीक है, आपके गवर्नर्स हो, आपका प्राइम मिनिस्टर हो, कौन अपॉइंट करता है आपका, प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल हुआ आपका, ये जितने भी हैं आपके, ठीक है, ये सब प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है हमारे संविधान में कि हिंदी या फिर जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, ठीक है। तो वह है हमारा आर्टिकल 343 में, ठीक है। आर्टिकल 343 में दिया हुआ है कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जो हिंदी है, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन है। अब देखिए, कभी कभार आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, आएगा नन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो सकता है, तो आपको नन ऑफ दिस लगाना है, क्योंकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे नेशनल एनिमल होता है, नेशनल फ्लैग है हमारा, नेशनल फ्लावर है, ठीक है, ऐसे हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ठीक है, पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारी, इंग्लिश है, ठीक है। 65th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स पर्सनल इम्यूनिटी टू द हेड ऑफ द स्टेट्स फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट फ्रॉम लीगल एक्शन इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में जो पर्सनल इम्यूनिटी है हेड ऑफ स्टेट्स को वो दी गई है, ठीक है, कोई भी लीगल एक्शन से। बस सीधे सीधे अगर वो देखिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या कुछ भी करता है, आपका जो हेड ऑफ स्टेट है, तो उसको लीगल एक्शन से कौन सा आर्टिकल बचाता है, ठीक है। तो वह हमारा आर्टिकल 361 में, ठीक है। क्या है आर्टिकल 361। आर्टिकल 66 क्या कह रहा है आपका,
अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कौन सा आर्टिकल हमारी केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि वो राज्य सरकार को किसी भी प्रोविज़न के बारे में समझा सके या एडवाइस कर सके या डायरेक्शन दे सके संविधान से रिलेटेड। ठीक है, तो वह है आर्टिकल 365 में। ठीक है, आर्टिकल 365 साल के 365 दिन, तो ये सब पावर दी गई है यूनियन गवर्नमेंट को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन स्टेट एज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए फॉरेन स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, हमारे संविधान में फॉरेन स्टेट क्या इंडिकेशन करता है, मतलब क्या बताता है। तो देखिए फेडरल स्टेट, कॉमनवेल्थ स्टेट या नेशन। देखिए नेशन हो नहीं सकता क्योंकि फॉरेन की बात कर रहा है। फेडरल स्टेट मतलब देखिए अपने स्टेट की भी फेडरल स्टेट हो सकती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है। कॉमनवेल्थ स्टेट ये भी नहीं हो सकता, ये कोई कॉमनवेल्थ तो एक ग्रुप का पूरा हो गया। तो देखिए ऐसी कोई सी भी स्टेट जो इंडिया में नहीं आती, इंडिया के बाहर है, वो फॉरेन स्टेट होती है। ठीक है, एनी स्टेट अदर देन इन इंडिया। ठीक है, ऐसी कोई भी स्टेट जो इंडिया को छोड़कर है वो हमारी फॉरेन स्टेट हो गई। तो ऑप्शन क्या आपका डी। हु डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए मैंने आपको अभी कल भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैटर्स होते हैं वो सब कौन सॉल्व करता है, इलेक्शन कमीशन सॉल्व करता है। तो आपका क्या है, डी आंसर है। Who decide de-recognition of the political party solely on the basis of its performance at the election, means boycotting of the election। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कल कि इलेक्शन का या फिर चुनावों का कोई भी मैटर हो वो कौन देखता है, वो देखता है आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो अगर किसी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करना है या हटाना है, बायकॉट करना है, तो वो भी कौन करेगा, हमारा इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ऑप्शन क्या आपका बी। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 70 क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑपरेशन विदाउट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि मान लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा देता है। ठीक है, तो कितना टाइम चाहिए, ठीक है, अप्रूवल के बिना उस चीज़ को लागू रहने के लिए। मतलब मान लीजिए कि वो लागू हो गई, तो कितने टाइम तक वो बिना अप्रूवल के पार्लियामेंट के लागू रह सकती है, तो वो है 2 महीने के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द ऑपरेशन विदाउट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आपका 71 क्वेश्चन, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दादर एंड नागर हवेली वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। देखिए जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले दादर नागर हवेली पे किसका राज था। ठीक है, तो कौन संभालता था, जैसे गोवा को आपको पता हो। ठीक है, गोवा पे आपके कौन थे, पोर्टुगेज। आपका कुछ इलाका आप देखिए फ्रेंच का भी था। ठीक है, अगर आप कहीं और चले जाए मद्रास की साइड। ऐसे ही जो आपका दादर नागर हवेली था वो कौन थे, वो थे आपके पोर्टुगीज। ठीक है, पोर्टुगीज देखिए नॉर्मली मैं आप के टाइम पे बोलूँ, आपने डेस्पासिटो गाना सुना होगा, पोर्टुगीज भाषा का है। नॉर्मली ये ब्राज़ील और जो आपके ये वाले इलाके हैं, ठीक है, ब्राज़ील के उस साइड आपका ये पोर्टुगीज लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीधे देखिए पुर्तगाली भी बोल सकते हैं। ठीक है, पुर्तगाली या फिर पोर्टुगीज, वहाँ ये भाषा ज़्यादा चलती है। तो दादर नागर हवेली में किसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, पोर्टुगीज का। ठीक है, या आप पुर्तगाली बोल सकते हैं अगर आपको सीधा सीधा ना समझ में आया तो। 72 क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एज्यूम ऑफिस ऑन 26 जनवरी 1950। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे और जिन्होंने अपना ऑफिस 26 जनवरी 1950 से संभाला, तो वो थे हमारे हरिलाल कानिया। 73 क्वेश्चन है विच constitutional article lays down the provision for a national commission for SC/ST। कौन से आर्टिकल के अंदर एक नेशनल कमीशन के बारे में दिया गया है जो SC/ST के सारे मामले निपटाती है, वो है हमारा आर्टिकल 338 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया हुआ है। 74th क्वेश्चन कह रहा है कि विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सेंट्रल सर्विस इन आर्टिकल 336। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी को स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड कर रखा है सेंट्रल सर्विस के लिए। ठीक है, आर्टिकल 336 में, तो वो है एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन कौन,
जो अंग्रेज मतलब उनके पूर्वज अंग्रेज थे पर आज वो इंडिया में बसे हुए हैं, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन आप जैसे कह सकते हैं। तो वो कौन है? आर्टिकल 336 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 75 में कह रहा था नेशनल कमीशन फॉर SC/ST शैल बी मेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो नेशनल कमीशन है हमारी, ठीक है, SC/ST के लिए, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाई गई हुई है? ठीक है, तो वह हमारी पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल कमीशन बनाई गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 343 विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। आप देखिए 343 में हमारी ऑफिशियल भाषा, देखिए यहाँ पर भी ऑफिशियल भाषा का यूज़ हुआ, नेशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो रहा। तो हमारी जो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है हमारी हिंदी, और सेकंड नंबर पे मैंने क्या बताई थी आपको? इंग्लिश। तो मतलब ये दोनों हैं, और जब ये दोनों है तो ऑप्शन क्या हमारा? D, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस द पंचायती राज। पंचायती राज आपका कौन सा आर्टिकल बताता है? वो बताता है 243 243 में पंचायती राज के बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आर्टिकल 243 आर्टिकल C, ठीक है, ऑप्शन C। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस म्यूनसिपैलिटीज। अब देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ कौन बताता है? देखिए पंचायती राज के अंदर आपका म्यूनसिपैलिटीज आता है, बस यह है कि 243 के किसी पार्ट में दिया हुआ है। तो वो कौन सा है? आर्टिकल 243P, ठीक है, ऑप्शन क्या आपका? A। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन विच लैंग्वेज। आपका देखिए जो संविधान है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, सीधा सीधा वो ये पूछ रहा है। तो जो आपका जो संविधान है ओरिजिनली वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, ठीक है, उस टाइम से इंग्लिश को बहुत महत्व दिया गया। तो इंग्लिश में लिखा हुआ आपका संविधान, बाद में उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया कई जगह, पर जो ओरिजिनली लिखा गया था वो इंग्लिश में ही लिखा गया था। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है पर बहुत पूछा जाता है कि हमारे संविधान के अंदर कितने भाग हैं, कितने शेड्यूल हैं। तो वो हैं 12 शेड्यूल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कौन सी तारीख को हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा इनेक्ट या फिर अपनाया गया था? वो था 26 नवंबर 1949। देखिए अडप्ट या इनेक्ट दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में ना आए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, और किस तारीख को वो इफेक्ट में आया था, मतलब किस तारीख को पूरे देश में लागू हो गया था? तो वो था 26 जनवरी 1950 को। 83 हमारा क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic, assuring its citizens of justice, equality, liberty, endeavors to promote fraternity among them, ठीक है। The words socialist and secular were added to define in the year। देखिए ये सारे वर्ड्स आपके जो आपकी प्रेम्बल है, ठीक है, जो आपकी प्रस्तावना है उसमें लिखे हुए हैं, ये सब सारे वर्ड लिखे हुए हैं। तो उसमें जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड था वो कौन से साल को जोड़ा गया? पहले ये दो वर्ड ऐसे इसमें नहीं थे, तो वो जोड़े गए थे आपके 1976 में, जो आपका 42वां संशोधन हुआ था उसके अंदर, ठीक है। 84 आपका आता है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? तो 6 फंडामेंटल राइट्स। देखिए पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसको हटाकर राइट टू जो प्रॉपर्टी था वो आपका लीगल राइट में कर दिया गया, फंडामेंटल राइट वो नहीं है। तो अब कितने? 6 हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट फॉर प्रोटेक्शन एंड राइट टू वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था आपका, वो किस तारीख को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया? वो था 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। हु रिप्रेजेंट पर्सिस कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए जो संविधान सभा थी, ठीक है, आपके 1948 के आसपास, 49 के आसपास, उसमें जो पारसी लोग थे, ठीक है, उनको कौन रिप्रेजेंट करता था? HM मोदी करते थे, फ्रैंक एंथोनी करते थे, कन्हैयालाल मुंशी करते थे, जेम्स फ्रैंकलिन करते थे, ठीक है।
तो देखिए जो फ्रैंक एंथनी थे ये करते थे एंग्लो इंडियन को, ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फ्रैंक एंथनी, तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। और जो HP मोदी थे, ठीक है, वो पारसिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, वो पारसिस जो पारसी थे उनको करते थे, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ गलत लग गया है, यहाँ पर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पारसीस के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए होगा, ऑप्शन क्या है हमारा ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पारसीस के बारे में, अगर वो एंग्लो इंडियन के बारे में बोलता तो हमारा फ्रैंक एंथनी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु रिप्रेजेंट पारसीस कम्युनिटी, दोबारा से यही पूछ लिया। देखिए हाँ वही मुझे लग रहा है क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पर इसको चेंज करके पारसीस को हटा लेते हैं, ठीक है, पारसीस की जगह हम लिख देते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन जो थे उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, फ्रैंक एंथनी, ठीक है, या जिन्हें हम क्रिश्चियन कह सकते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन को ओके। नेक्स्ट है आपका, फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया हु डिटरमाइंस द सैलरी अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए अब वो ये कह रहा है कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ, तो वो करता है पार्लियामेंट, पर बाय लॉ, ठीक है, कानून के हिसाब से, पार्लियामेंट बाय लॉ। नेक्स्ट है आपका, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वार अकॉर्डेड। देखिए उस वक्त कौन आपका प्रधानमंत्री था जब पंचायती राज और जो अर्बन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, वो हमारे संविधान में आई थी। तो वो थे उस वक्त हमारे PV, ठीक है, नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव है वो, नरसिम्हा राव नहीं है वो, ठीक है, PV नरसिम्हा राव, ओके। 90 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन इंडिया when both offices of president and vice president happen to be vacant simultaneously who will discharge the duties of the president। तो देखिए डिस्चार्ज नहीं है यहाँ पे, बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा टेक चार्ज, ठीक है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति हमारा सीट खाली है, कोई है ही नहीं राष्ट्रपति, और ना ही हमारा कोई उपराष्ट्रपति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की गद्दी कौन संभालेगा जब तक राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बता दूं, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति है तो वही चला रहा है, पर अगर राष्ट्रपति नहीं है तो जब तक राष्ट्रपति नहीं है उसकी पावर को कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। पर मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन चलाएगा, तब चलाएगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो हमारे देश की पावर को, प्रेसिडेंट की पावर को चलाएगा। पर मान लीजिए अगर वो भी नहीं है, ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन तो डी हो गया, पर मान लीजिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तब कौन चलाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा चीफ जस्टिस के अलावा, ठीक है, वो इस पावर को चलाएगा, ठीक है। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है 32 मेंबर। देखिए संविधान के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी किसी राज्य की, उसमें 500 से ज़्यादा और 60 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। पर ऐसी कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें सिर्फ 32 ही मेंबर हैं, ठीक है, तो वो है हमारी सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में सिर्फ 32 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। देखिए ये मैंने आपको अभी पहले ही मैंने आपको बता दिया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा यूनियन गवर्नमेंट में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा के लिए। दोबारा आ गया क्वेश्चन, सॉरी। अंडर हुज डायरेक्ट सुपरविजन इज द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ठीक है। देखिए लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, या कहें तो लोकसभा का सचिवालय है जो, ठीक है, वो किसके डायरेक्ट सुपरविजन में काम करता है, मतलब वो किसके अंडर काम करता है, तो वो है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। 94th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा
बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा? ठीक है, तो वो हमारा 12। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पर उसमें ये नहीं था कि राष्ट्रपति करता है, तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें से 10 आपके कल्चरल होते हैं और प्लस 2 आपके एंग्लो इंडियन भी होते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल? देखिए, जो नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन होता है? ठीक है, तो उसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो इंडिया है आपका प्रधानमंत्री, वो कई सारी जो काउंसिल्स हैं उनका चेयरमैन होता है। जैसे आपका नीति आयोग का हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? ठीक है, देखिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल अब आ गया, तो इसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? देखिए, ऐसा कौन है जो आपकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसके मामलों की डील करता है, उन मामलों को देखता है। ठीक है, तो वो देखती है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। देखिए, कमेटी है जो पूरी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, पंचायत वगैरह, उनको कौन देखती है? बलवंत राय मेहता कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? देखिए, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बिल्कुल है आपका, चौथा ही सब फंडामेंटल राइट है आपका। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, ये आपका तीसरा है। ठीक है, बस राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका वो लीगल राइट है। ठीक है, क्या है वो? लीगल राइट है आपका। ठीक है, आपका ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको हटा दिया गया था, पहले था पर अब नहीं है। 99th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन इज नोन एज द लोअर हाउस? देखिए, पहले क्वेश्चन आया था कि अपर हाउस क्या है, मैंने आपको बताया था कि अपर हाउस हम राज्यसभा को कहते हैं, ऐसे लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंडर द पंचायती राज सिस्टम ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ? अब देखिए वो क्या कह रहा है, जो पंचायती राज का सिस्टम है, ठीक है, उसमें ग्राम सभा में कौन कौन हो सकता है? जैसे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफ ए विलेज, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफ ए विलेज एंड ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाय हिम एंड हर, द विलेज सरपंच एड द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एंड हर। अब देखिए, इसका ऑप्शन है बी, पर बी क्या कह रहा है? अभी देखिए, बी की बात करें तो बी क्या कह रहा है आपका? पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज। देखिए, इलेक्टोरल रोल्स का मतलब मान लीजिए वो जो चुनाव लिस्ट आती है, ठीक है, उसमें उसके बारे में दे रखा है, ठीक है, सरकार द्वारा। ठीक है, और वो उसी गांव से जुड़ा हुआ मेंबर है, मतलब उसी गांव का रहने वाला है, तो वो ग्राम सभा में रह सकता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं और पॉलिटी आपका ख़त्म हो गया है। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।